हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आपके सामने फिर एक नए वीडियो लेके आपके क्लास 11th के हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, पता है ना। हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने पढ़ा था आपके नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में आप देख सकते हैं क्लास 11th के। तो हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने इस पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर किसको किसको पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, किसमें कितने मार्क्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन फिजिक्स कुछ भी देने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में हम लोग को जो सॉल्व करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स वगैरह, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हमको जानना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है तो हम लोग उस मैथमेटिक्स में जोड़ घटा गुना भाग तो सिंपली 9वां 10वां से सीख ही लेते हैं। 9th 10th तो काफ़ी अच्छा है ही हम लोगों का, और हम लोग जोड़ घटा गुना भाग तो और बेसिक से सीख के आते हैं। बट यहाँ पे उसी जोड़ घटा गुना भाग का कंसेप्ट लेते हुए हम लोग सीखेंगे कुछ नया चीज़। मैथ फिजिक्स में जो मैथ्स का यूज़ है उस यूज़ को सीखेंगे, कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज है क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टूल्स है। डिफ्रेंशिएशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे हम लोग का मेन मोटो क्या है मैथमेटिक्स को फिजिक्स में पढ़ने के लिए, वो हम लोग डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों को पढ़ना है हम लोग को, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बेसिक्स फार्मूलाज वगैरह तो जानते होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर नहीं जानते हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ रिवाइज कर ले, और जिसके पास फार्मूला अवेलेबल नहीं है वो प्लीज़ बोलेंगे तो मैं उसे अवेलेबल करा दूंगा एज ए PDF। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ और फार्मूला है a प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है। ये सारे फार्मूलाज स्टूडेंट आप लोग कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सारे यूज़ होने वाले हैं आपके पूरा 11th में, आपके फिजिक्स में बहुत जगह काम आने वाले हैं। फार्मूलाज के तो काम ही आते हैं, मेरा फार्मूलाज का तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट आज डिफ्रेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में स्टूडेंट्स बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। और इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। समाकलन मतलब सबको एक साथ लाना, अवकलन मतलब सबको अलग कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया। तो हम लोग पढ़ना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है, यानी बेसिक्स ऑफ कैलकुलस। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग क्लास 11th में जो मैथ्स पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कैलकुलस। कुछ ज़्यादा वास्ट में नहीं जाना हम लोग को, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट में मतलब बोले ना कि ज़्यादा डीप में जाना है, वो डीप में नहीं, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिक ऑफ कैलकुलस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेनली पढ़ना है। तो आज हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे डिफरेंशिएशन का यूज़ किया है, हमारा डिफरेंशिएशन का ज़्यादातर यूज़ किया है हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट था ना, चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड वर्ल्ड के बाद दूसरा चैप्टर था काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के मैक्सिमम क्या, कुछ प्रॉब्लम ऐसे जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड हैं। अगर स्टूडेंट हम डिफरेंशिएशन नहीं जान पाएंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं मैं बस सिंपल से बता रहा हूँ। अगर कोई एक्स पोजीशन है, अगर कोई जैसे एक्स पोजीशन है, पूछा जाएगा एक्स पोजीशन दे दिया है कुछ समथिंग AT² प्लस AT प्लस C दिया हुआ है, सपोज दैट। बोलेगा एक्स कोई पोजीशन है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, आपको बोलेगा इससे कि इससे स्पीड या वेलोसिटी फाइंड कीजिए। क्या बोल देगा? स्पीड या वेलोसिटी फाइंड कीजिए। तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा डिफरेंशिएशन, हम नहीं बना पाएंगे इसको, ये ऐसे सॉल्व भी नहीं होंगे। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? dx/dt करते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं? dx/dt। तो अब ये चीज़ क्या है, कैसे बनेंगे? तो जब तक डिफरेंशिएशन नहीं जानेंगे तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो खैर मैंने बताया बस एग्जांपल। एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी हम लोग डिफरेंशिएशन का भी यूज करेंगे। जब इसी से x बराबर दे देगा इतना, पोजीशन बोल दिया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हुआ है, कह दिया जाएगा आपको कि आप इससे वेलोसिटी निकालिए और एक्सेलरेशन निकालिए। तो आप बिना डिफरेंशिएशन जाने इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये होगा ही नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आ गया डिफरेंशिएशन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, अब बिना डिफ्रेंशिएशन में फोकस किए हम लोग नहीं कर पाएंगे ये सारे प्रॉब्लम को। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग को बेसिक से जानना है कैलकुलस का, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा जानना है। तो डिफ्रेंशिएशन है क्या, मैं आज वो डिस्कस करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएशन नाम से पता चल रहा है, डिफरेंट डेफिनेशन है ना, डिफरेंट डेफिनेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन। ऐसा नहीं होगा कुछ, मैं ऐसे तोड़ के बताया बस। डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली है कि एक मैथमेटिकल टूल है। क्या है? मैथमेटिकल टूल्स है। मैथमेटिकल टूल मतलब समझते हो ना स्टूडेंट क्या होता है? मतलब जैसे टूल बोलते हैं ना, औजार, जैसे बोलते हैं ना, अरे मेरे टूल्स तो गायब हो गए। कोई मिस्त्री वगैरह मैकेनिक्स पास जाओगे ना, ये भैया ये काम कर दो, तो बोले मेरे टूल्स नहीं मेरे पास, मैं कैसे करूँगा? तो नहीं, टूल्स मतलब क्या हो गया? आपके औजार, आपके इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि आप काम करते हो। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिक्स का टूल है, ठीक है। उसे हम लोग यूज़ करेंगे फिजिक्स में। उसे हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? फिजिक्स में यूज़ करेंगे। बट यूज़ करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक और भी जानना है। मैथमेटिक्स टूल समझते हैं ना, जैसे एडिशन, जैसे एडिशन होता है ना, सब्सट्रैक्शन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, और डिवीज़न होता है। तो ये सारे क्या है? मैथमेटिकल टूल्स है। उसी तरह हमारा डिफरेंशिएशन में मैथमेटिकल टूल्स है, जो कि हम फिजिक्स में यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स। ओके, चलिए समझते हैं वाकई। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम दो चीज़ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जो कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम दो चीज़ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होते हैं और एक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होते हैं जो वेरी नहीं करते हैं, जो वेरी नहीं करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जो वेरी नहीं करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दीजिए आप, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं, जो वेरी करते हैं, या सीधा बोलते हैं जो नहीं बदलते। यहाँ वेरी नहीं करते मतलब जो नहीं बदलते हैं। यहाँ क्या वेरी करते हैं? जो बदलते रहते हैं, जो बदलते रहते हैं। तो कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर। क्या बोलेंगे? अचर। वेरिएबल को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? चर। चर और अचर समझते हैं ना। अचर मतलब कहीं मत चरो, चर मतलब चरते रहो। जैसे होता है ना, अच्छा उसके एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। चर अचर समझ में आ गया। तो वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करते हैं। उसकी बात, जैसे अभी आप कुछ बोले कि मान लो कि अभी आपको जाना है मार्केट, लेकिन कुछ दिनों बोले नहीं मार्केट नहीं जाऊँगा, तो आप अपने बात पे अड़िग नहीं रहे, आप अपने बात पे रुके नहीं रहे, आप वेरी करके, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल। लोग बोलते हैं यार यार यू आर सो डायनेमिक, मतलब आप डायनेमिक है, बदलते रहते हैं। बट एक कांस्टेंट अचर, हाँ मैं मार्केट जाऊँगा, मतलब मैं मार्केट जाऊँगा, मुझे जाना है, अब भी जाना है, तो मतलब वो अचर हो गया, मतलब जो बात कर दिया उस पर फिक्स है। तो उसको फिक्स वैल्यू जो होता है दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, और जो फिक्स वैल्यू नहीं होता दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, जो बदलते रहता हो किसी कंडीशन पे, किसी टाइम के साथ, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, किसी भी मतलब किसी भी रिस्पेक्ट में वो बदलते रहता हो, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जो कभी नहीं बदले, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ये दो चीज़ समझ गए स्टूडेंट। तीसरा चीज़ समझते हैं, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, पेन पेपर ले लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। एक एक बेसिक से उठा रहे हैं हम आपको। अब जैसे देखिए जैसे हम ये कंसीडर करते हैं, ये दो मार्कर है ना, ये दोनों अभी इस तरह मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको ऐसे करके उठा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, उठा रहे हैं। अभी दोनों में क्या हो गया? कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। ये थीटा एंगल होता है, ये कुछ एंगल हुआ समथिंग थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये ऐसे है, ये कुछ एंगल बना, दैट इज़ थीटा। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे प्लेन को बोलते हैं इंक्लाइन, मतलब कोई अगर प्लेन इस पे ऐसे करके उठा हुआ हो, इसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। थीटा एंगल बना के जो प्लेन बनता है उसको क्या कहते हैं? इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ मैं आपको भी सिखाया है, ये थीटा एंगल बना है इसके साथ, ठीक है। बस दो ही चीज़ें भी समझिए, तीसरा अभी कुछ नहीं समझना है। अब चलिए अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे, कंसेप्ट पे आते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहले एक बार और देखते हैं, ग्राफ देखते हैं पहले। सपोज दैट सिंपल सा ग्राफ, ये मान लीजिए कि टाइम, जैसे इधर वाला ग्राफ को हम टाइम एक्सिस मान लिए, एक्स एक्सिस को टाइम मान लिए इन सेकेंड। सपोज दैट इधर पे वाई एक्सिस है, इसको पोजीशन मान लिए
इन मीटर, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारा बेसिक से ही छिपा है डिफ्रेंशिएशन का। तो हम इसको टाइम मान लिए और इसको पोजीशन मान लिए। अब सपोज है टाइम 1 सेकेंड बीता, 2 सेकेंड बीता, 1 सेकेंड टाइम पे ये इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1 आ गई, 2 सेकेंड टाइम बीता उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 आ गई। इसी तरह करके ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता गया यूनिफॉर्म वे में, मतलब एक लगातार 1 सेकेंड टाइम में 1 बढ़ा, ठीक है। इसको 1 इधर लिख देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। 2 सेकेंड टाइम में 2 बढ़ा, 3 सेकेंड टाइम में 3 बढ़ा, 4 सेकेंड टाइम पे 4 बढ़ा, 5 सेकेंड टाइम पे ये 5 गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइम के 3, 4, 5 ये सारा मीटर में, ये सारा सेकेंड में। ये मैं बस बता रहा हूँ कि एक आदमी है, वो 1 सेकेंड टाइम में 1 मीटर चला, 2 सेकेंड टाइम बीत गया, उसकी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल कर ली 2 मीटर, 3 सेकेंड टाइम पार हो गया और 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस कवर कर लिया, 4 सेकेंड में 4 मीटर कर लिया, 5 सेकेंड में 5 मीटर कर लिया। यानी टाइम बढ़ रहा है तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। ये आदमी यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब टाइम जैसे जैसे बदल रहा है उसकी पोजीशन भी बदल रही है। तो यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स कि टाइम जैसे जैसे बदल रहा है पोजीशन बदल रही है। अगर ये आदमी सपोज दैट कि अगर टाइम हम नहीं टाइम अगर नहीं लेते तो आदमी क्या बढ़ पाता? टाइम ही नहीं है, मतलब टाइम कोऑर्डिनेट को, टाइम इस चीज़ को हम टाइम वाले एक्सिस को कंसिडर ही नहीं करते। तो इस आदमी को हम कैसे बता पाते हैं? बता ही नहीं पाते। मतलब ये आदमी की जो पोजीशन है ना वो डिपेंड टोटली कर रही टाइम पे। इस आदमी को जो पोजीशन है वो टोटली डिपेंड कर रही है टाइम पे। अगर हम टाइम इसकी पोजीशन को बताना हो तो हम टाइम का सहारा लेंगे ही। बिना टाइम का सहारा लिए हम इस आदमी के पोजीशन को कभी नहीं बता सकते हैं। जैसे बोले ना कि वो आदमी यहाँ था, नहीं हम तो यहाँ ही थे, तो बताएंगे नहीं तुम 10 बजे यहाँ था तो 11 बजे तुम यहाँ पहुँच गए हो, उससे आगे आ गए हो। तो हम उसकी पोजीशंस को, उसकी स्थिति को जब भी बताएंगे टाइम का सहारा लेके ही बताएंगे। विदाउट टाइम का सहारा हम लेके नहीं बता सकते हैं। लेकिन टाइम को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हम पोजीशन की सहारा नहीं लेंगे। टाइम तो ऑटोमेटिक खुद डिफाइंड है, इसको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको सपोज दैट अगर पोजीशन कोई आदमी चेंज नहीं कर पाता तो टाइम पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मान लीजिए ये आदमी रेस्ट पे रह गया, स्टार्टिंग पे 0 पे रह गया, तो इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टाइम तो अपना बढ़ेगा ही, टाइम अपना बढ़ेगा ही। लेकिन इसकी पोजीशन जो बढ़ेगी घटेगी वो टाइम पे डिपेंड करेगी। विदाउट टाइम का हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वाले एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस को, जिसमें टाइम है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये वाला जो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए सब बदल रहा है ना, 1 2 3 4 5 जा रहा है ना, ये भी बदल रहा है ना। वेरिएबल समझ में आ रहा है ना क्या है? तो हम लोग समझे यहाँ पे स्टूडेंट्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दो चीज़ को समझ में आया अभी हम लोग को, आया या नहीं आया? तो एक्स वाला जो इधर वाला जो टाइम था ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई कोऑर्डिनेट पे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट वाला चीज़ क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स कोऑर्डिनेट वाला चीज़ क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स। ओके, ये बात समझ में आई? ओके, अब थोड़ा दूसरा चीज़ को देखते हैं, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया? इसका एक और एग्जांपल दे दे क्या? एक और एग्जांपल दे देते हैं। चलिए, क्लास 10th में आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना? ओम्स लॉ में जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था स्टूडेंट्स, वो क्या बनाया था? भी और आई का। तो भी किस कोऑर्डिनेट में होता है? तो भी इधर होता है, आई इधर होता है। इसके भी ग्राफ हम लोगों ने कुछ ऐसे ही बनाया था स्टूडेंट्स, याद है ना? जो एक सीधी लाइन मिली थी, स्ट्रेट लाइन, इस टाइप से स्लोप बनाते हुए कुछ, ठीक है। तो इधर वाला देखिए, अब समझिए आप, एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये एम्पियर में था, ये वोल्ट में था। याद है या भूल गए ओम्स लॉ? आई थिंक सभी को भूल गए होंगे। जिसे याद होगा अच्छी बात है, जिसे याद नहीं होगा वो याद कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देखिए तो इसमें क्या था स्टूडेंट कि पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ता था, याद है कि भूल गया सब? पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, करंट बढ़ाते तब पोटेंशियल नहीं बढ़ता है। पोटेंशियल बढ़ाते थे तो करंट बढ़ता था, करंट बढ़ाने से पोटेंशियल नहीं बढ़ता था। तो यानी कहने का सेंस है करंट डिपेंडेंट है किस पे? पोटेंशियल पे, बट पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है करंट पे। तो इसलिए ये भी क्या कहला गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये वेरी तो ये भी कर रहा है, इसको भी वेरी करवाते हैं, तो ये भी क्या कहला गया? इंडिपेंडेंट
वेरिएबल, और आई क्या कहला गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कहने का अर्थ है एक्स कोऑर्डिनेट में जो भी लेते हैं ग्राफ में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, वाई कोऑर्डिनेट में जो भी लेते हैं वो क्या रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ को समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपके सामने। ये ऐसे करके इसके मैंने बना दिया, ये कुछ स्लोप से थीटा। अच्छा सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए, एक टेंजेंट ऐसे करके ड्रॉ किए। टेंजेंट टू ड्रॉ, ये तो खुद ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। हमको पॉइंट ए, यहाँ पे सपोज दैट ये एंगल थीटा से इंक्लाइंड है इस पर। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, ये यहाँ से किस एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा से इंक्लाइंड है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिए थीटा, यहाँ से इस जगह से लाइन ड्रॉ कीजिए भी थीटा, इस जगह से भी यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिएगा थीटा। अगर हमको पूछ दिया जाए इसके स्लोप निकालिए, इसकी स्लोप निकालिए, ठीक है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है थीटा का टेंजेंट ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्लोप। जो थीटा ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया ना, ये लाइन एक ग्राफ था, सपोज टॉम्स लॉ का ग्राफ था, ठीक है। ये क्या था, थीटा के साथ जो ये प्लेन, ये जो लाइन एंगल बनाया दैट इज थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया थीटा। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ठीक है। बोल दिया गया कि यहाँ पे थीटा एंगल है, इसका स्लोप निकालिए इस जगह पे। उस जगह इसका स्लोप कितना है, तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा। तो हम लोग स्लोप निकालने क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर। अब क्या करेंगे, टेन थीटा निकालते हैं। तो स्लोप स्टूडेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हम लोग टेन थीटा यहाँ निकालेंगे। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, सपोज है, तो हमको करना क्या होगा समझिए, ये दो पॉइंट है ए और बी, पूछ देगा इसका स्लोप निकालिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऊपर से परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे, इस वाले लाइन को भी मिटा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और इस वाले कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। मान लीजिए कोई टाइम पे, सपोज दैट ये टाइम t1 था, ये टाइम t2 था। अच्छा, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए ये y1 x1 था, ये x2 था, ये इस जगह पे y1 इसका था, इस जगह पे y2 वैल्यू था, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिएगा, तो हमको थीटा यहाँ निकालना हो, थीटा निकालना हो, कौन सा थीटा, टेन थीटा। हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप हम लोगों ने समझाया कि स्लोप क्या होता है, जो थीटा एंगल से इंक्लाइंड रहेगा उसका टेंजेंट अगर निकाल देंगे दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप इज व्हाट, टेंजेंट, ओके। टेन निकाल देंगे थीटा का, तो टेन थीटा कितना निकलेगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी, यहाँ नाम देते हैं सी देते हैं। इस ट्रायंगल को उठा के बाहर कर लीजिए आप, ये ट्रायंगल जस्ट लाइक ऐसे बन जाएगा, है ना, ए बी सी। दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल कैसा बन गया, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो हम लोग टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा स्टूडेंट्स कितना निकल जाएगा, बताएं आप लोग। तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी बाई बी। याद है या भूल गए हैं, ठीक है, याद है तो बहुत अच्छा, भूल गए हैं तो देख लीजिए। तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला चीज़ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बी सी बाय ए बी क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। अब स्टूडेंट BC कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो BC निकालने के लिए क्या, ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको। पूरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने गिवन है, y2 गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने गिवन है बताइए। आपको यहाँ पे BC निकालना है। BC कैसे निकालते हैं, याद है। तो ये वाला देखिए, ये वाला कौन सा एक्सिस में आ रहा है, y एक्सिस में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितना गिवन है, y2, यहाँ से यहाँ कितना गिवन है, y1। देखिए दिख रहा है पैरेलल इसका। तो बट ये निकालना है, तो बड़ा में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं। ये वाला पूरा बी से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये इसके पैरेलल है, तो कितने हो गए, y2 हो गए। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y1। तो y2 में से y1 घटा देंगे तो रेस्ट कितना बचेगा, ये वाला डिस्टेंस। समझ में आया ये नहीं आया, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, y2 माइनस y1। उसी तरह हम AC निकालेंगे। AC में क्या होगा, ये वाला पूरा डिस्टेंस x2 है, ये वाला पूरा डिस्टेंस x1 है। तो AC क्या हो गया, रेस्ट x2 माइनस x1। तो ये मेरा टेन थीटा निकला, यानी m, इसको डिनोट करते हैं m से। तो ठीक है स्टूडेंट, तो देख रहे हैं हमको, तो y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 को हम लोग डेल y लिखेंगे, या सॉरी dy लिख देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या लिख दिए, dy, यानी चेंज इन, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं ना, चेंज इन, इसमें किस एक्सिस में चेंज हुआ, y2 माइनस y1, यानी चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। अब बाय चेंज इन क्या हुआ,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है ना। आप क्या देखें y2 माइनस y1 क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड किया x पे। अभी बताया था ना कि x कोऑर्डिनेट पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो y2 माइनस y क्या हुआ, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, x2 माइनस x1 क्या, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग डेल y भी लिख सकते हैं, अभी फिलहाल डेल y यूज करते हैं, और नीचे में क्या किए, डेल x यूज किए। ठीक है, तो ये वाला डेल y और डेल x को, अगर मेरा डेल x टेंस टू जीरो की ओर जाए, मतलब अप्रोचेस टू जीरो, यानी जीरो की ओर बढ़ रहा हो, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। इसलिए लिमिट डेल x टेंस टू जीरो डेल y बाई डेल x, तो ये क्या बन जाता है, dy बाई डी एक्स। और इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। इसी dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन। यानी डिफ्रेंशिएशन एक तरह से क्या हो गया, टेंजेंट, यानी एक तरह से स्लोप हो गया। यानी डिफ्रेंशिएशन एक तरह से क्या हो गया, स्लोप हो गया, यानी ये हो गया स्टूडेंट्स। बात समझ में आई। मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन पूछा तो आप क्या बोल सकते हैं, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया आपका, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको सीधा सीधी हम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा इसको और एक चीज़ नाम देते हैं, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि ये चेंज हुआ किसके रेट से, इसके रेट से हुआ ना, तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ, कौन सा वेरिएबल ज़्यादा चेंज करा, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करा ना। y ऊपर में क्या है, y है ना, y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differentiation। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ में आया। तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट हम लोग को समझ में आया कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस वाला का रिस्पेक्ट में अगर y एक्सिस का चेंज होगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो एक तरह से डिफरेंशिएशन क्या है, टेंजेंट है, यानी स्लोप है। क्या है डिफरेंशिएशन, स्लोप है। बहुत कोई इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। डिफरेंशिएशन इज व्हाट, डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एक्चुअली आया कि इधर से ही आया। ठीक है, इसको और एक तरह से हम समझते हैं। ये चीज़ समझ में आया काफ़ी अच्छे से। अगर अच्छे से आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कितने अच्छे से आया। ठीक है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन को। अगर हम डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कर दिए, यानी डेल एक्स को बहुत छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल एक्स को छोटा कर दिए बहुत, यानी इस वाले पार्ट को बहुत छोटा कर दिए, तो डेल एक्स टेंड्स टू जीरो यानी डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब समझिए स्टूडेंट, इसको इसीलिए कहते हैं, अगर ये छोटा हो गया यानी टाइम, मतलब इसके लिए एक्स वाले पार्ट बहुत छोटा हो गया, डेट इज़ बहुत कम समय लग रहा है, तो इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर नोट डाउन हो गया होगा तो बहुत अच्छा, या तो वीडियोस बैक करके देख सकते हैं। हम डिफरेंशिएशन को एक और नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको बहुत लोग स्लोप से भी पढ़ते हैं, ऐसे करके भी बनाते हैं। ये वाला समझ में आ गया ना, इसको आप मिटा देते हैं। काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा आई थिंक। सारा कुछ बेसिक से लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत ग्राफ ऐसे करके बना देते हैं। इसमें बताया जाता है कि बताइए कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इस जगह पे स्लोप निकालिए, पूछेगा इस जगह पे स्लोप निकालिए। तो ये देखिए, ये टॉप लेवल है, ये क्या है, इसके पैरेलल है। यहाँ पे एंगल बनी है। स्लोप कैसे बनते हैं, स्लोप जब भी स्टूडेंट बनते हैं ऐसे करके ग्राफ बना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये स्लोप बना θ1। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस जगह पे नहीं करते, कहीं और लेते हैं, इस जगह की बात करते हैं। इस जगह पे स्लोप कितना बना, θ2 बना, तो स्लोप ऐसे। बट इस जगह के लिए क्या स्लोप होगा, ये तो ऐसे कर दिए ना, तो ये कुछ एंगल ही नहीं बना रहा, तो इसलिए स्लोप कितना हो गया, θ बराबर 0, इसलिए m बराबर भी क्या हो जाएगा 0। इस जगह पे भी क्या होगा, टॉप लेवल पे भी हम 0 हो गया, इस जगह पे स्लोप क्या होगा θ0, तो m बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, तो टॉप लेवल और मिनिमम लेवल पे स्लोप 0 होगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम की जब भी बात होती है तो वहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 0 ही लेना है। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल करना है, 0 करना है स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए इस पर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं।
तो डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो मतलब डिफ्रेंशिएशन समझ, जैसे मान लीजिए y डिपेंड्स ऑन x, एक छोटा सा स्टार बना के इसको आप दिमाग में रख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, y डिपेंड्स ऑन x। अब बताइए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी x कैसा क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट, y कैसा क्वांटिटी है, डिपेंडेंट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे dy/dx। समझ में आया, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन x, तो x नीचे होगा, y ऊपर होगा। चलिए एक और इस तरह बताते हैं, y डिपेंड्स ऑन t, यानी अब क्या होगा dy/dt। x डिपेंड्स ऑन t, तो क्या लिखेंगे dx/dt। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से कौन डिपेंडेबल है कौन इंडिपेंडेंट है, ये लैंग्वेज से पता चल जाता है आपको देखने से, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए जैसे एक अभी एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नहीं फॉर्मूला, ये स्टार देखिए फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे। जैसे y बराबर अगर x टू द पावर n है, y बराबर x टू द पावर n है, यानी y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे dy/dx। ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर d को d रख दिए, x को x रख दिए, तो y का वैल्यू क्या x टू द पावर n है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका प्रूविंग है, बट अभी आप लोग को प्रूविंग नहीं पढ़ना है, 1.5-2 पेज का लंबा प्रूविंग है, ठीक है, 1 पेज का जैसे प्रूविंग है, प्रूविंग नहीं पढ़ना, बट आपको फॉर्मूला जानना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n x टू द पावर n-1 स्टूडेंट्स। ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, यही क्लास 11th में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से एकदम स्टार हैशटैग मार के जो भी करना हो, हैशटैग, डबल हैशटैग, ट्रिपल हैशटैग, ट्रेंडिंग, जो भी करना हो आप करके इसको याद रख लीजिए। यानी अगर dy/dx अगर y बराबर x टू द पावर n रहा, उसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हम लोग n x टू द पावर n-1 होता है, पहला फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा जो 11th में यूज होने वाले मैं वो बता रहा हूँ, पूरा 12th के सिलेबस पे जाके नहीं बता रहा हूँ, जो 11th में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर 3 है, ठीक है, अब y जो है बराबर 3, ये किसी पे डिपेंड नहीं करे, ये कांस्टेंट हो गया। अब 3 तो 3 ही रहेगा ना, ये कभी बदलेगा नहीं, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, dy/dx अगर करने जाएँ तो dy/dx अगर कर भी देते हैं तो y की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक और ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे x था नीचे भी x था, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे x था नीचे भी x था, इसलिए फॉर्मूला बन गया। बट यहाँ पे 3 है, नीचे में x है, मैच नहीं कर रहा है x के साथ, तो इसलिए इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 0। यानी कांस्टेंट क्वांटिटी की डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होती है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बोल दिए t बराबर 4y, t बराबर एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं, t बराबर क्या लिखे स्टूडेंट्स 4y, बट हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको करना है, जैसे बोल देंगे t डिपेंड्स ऑन x, t डिपेंड्स ऑन x, t इजकल टू दिया है 4y बट t डिपेंड्स ऑन x, दिख रहा है स्टूडेंट, t इजकल टू गिवन है 4y बट t डिपेंड्स ऑन x, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या t डिपेंड्स ऑन x यानी dt/dx। अब t की वैल्यू पुट कीजिए, d/dx, t का वैल्यू कितना हो गया 4y, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, अब फिलहाल dy/dx, बट x के साथ y मैच किया क्या, नहीं मैच किया। यहाँ पे देख रहे थे x के साथ x मैच कर रहा था, t की वैल्यू पुट कर दिए 4y, तो y किस इसके लिए क्या कहला गया, कांस्टेंट कहला गया, y किसके लिए क्या कहला गया, कांस्टेंट, इसलिए इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 4 × 0 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है, समझ में आया। t इजकल टू 4y था और t डिपेंड्स ऑन x, तो dt/dx क्या हो गया, t की वैल्यू 4y कर दिए, तो यहाँ पे 4y, तो y के साथ x मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए y क्या कहला गया, इसके लिए कांस्टेंट कहला गया। तो इसलिए क्योंकि y डिपेंड नहीं कर रहा है x पे ना, यहाँ बोला t डिपेंड्स ऑन x, बट y कैसे डिपेंड करेगा x पे, जब क्वेश्चन में बोल रहा है t डिपेंड्स ऑन x, बट यहाँ सॉल्व कर रहा है तो क्या आ गया y डिपेंड्स ऑन x, जो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए y क्या कहला गया, कांस्टेंट। या सिंपल से समझना है ना, y x के साथ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ x मैच कर रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स समझ में आया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मैं 1-2 फॉर्मूले और लिख देता हूँ, नोट डाउन कर ले, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2। मैं 1-2 फॉर्मूले और लिखता हूँ, इसको आप देखें, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये पहले क्वेश्चंस ही कर लेते हैं इस इतने फॉर्मूले पे, ठीक है, इतने फॉर्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप लोग को आराम से फिर हम लोग हायर फॉर्मूले की जैसे ज़रूरत होगी मैं उसको बता देता हूँ। ये एक काम करता हूँ, 2-4 फॉर्मूले लिख देता हूँ,
कुछ फार्मूला लिख दूँ पहले या बाद में लिखूँ? चलिए कुछ एक दो फार्मूला लिखता हूँ, बेसिक लिखता हूँ, ठीक है। दो फार्मूले हो गए ना, तीसरा नंबर फार्मूला y बराबर अगर साइन एक्स हो तो इसके डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स। वाई की वैल्यू मैंने रख दिया बस बाई डी एक्स। देखिए यहाँ भी x के साथ x मैच किया, दिख रहा है ना, यहाँ भी क्या हुआ, हर जगह ये चीज़ कॉमन मिलेगा आपको, x के साथ x मैच करेगा क्योंकि x डिपेंड, ये वाला क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैच करना है। तो अब क्या हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया। क्या होगा स्टूडेंट्स, cos x होगा। चौथा, अगर y बराबर साइन 2x रहा, अगर y बराबर साइन 2x रहा तो क्या इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन 2x। तो साइन 2x के डिफ्रेंसिएशन क्या होंगे, अभी तुरंत साइन x के बनाए हैं cos x, तो साइन x, ये भी 2x को अभी अब x से ही मानिए, तो साइन 2x के क्या होंगे cos 2x। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2, डिफ्रेंसिएशन में हमेशा याद रखेंगे x के जो कोफिशिएंट होंगे गुना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, ठीक है। इसके रीज़न बताऊंगा आगे, बट अभी फॉर्मूला में ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया। पाँचवा नंबर y बराबर 10x, तो इसके डिफ्रेंसिएशन स्टूडेंट होंगे डी वाई बाई डी एक्स, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग बाकी कर लीजिएगा ऐसे करके, डी वाई बाई डी एक्स 10x, तो क्या होंगे सेक स्क्वायर एक्स स्टूडेंट। तो ये 3-4 फॉर्मूले, एक और लिख देते हैं, छठा नंबर y बराबर cos x, तो इसके डिफ्रेंसिएशन होंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। याद कर लेंगे, ये 4-5 फॉर्मूले, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, जिसमें जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेंगे वैसे में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और फॉर्मूला लिख दूँ क्या स्टूडेंट्स, y बराबर अगर e टू द पावर x हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x ही होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अभी नहीं करने वाला, टाइम चूँकि वीडियोस लंबे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हम 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस पे एग्जांपल्स जो भी बेस्ड है, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे इसके प्रॉब्लम डालूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग एकदम मस्ट देखिएगा, अभी इसके रूल बताऊंगा डिफ्रेंसिएशन के, मैंने अभी बस इंट्रोडक्शन किया हुआ है, बट इसके रूल नेक्स्ट क्लास में इसके रूल बताऊँगा। जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, जैसे y बराबर x टू द पावर 3 दिया हो, चलिए पूछिएगा इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए, बोलेगा डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए बोल भी रहा है, क्वेश्चन में बोलेगा अभी डिफ्रेंशिएट कीजिए y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y डिपेंड कर x पे, तो इसलिए लिखने का तरीका तुरंत डी वाई बाई डी एक्स, तुरंत डिपेंडेंट बाय इंडिपेंडेंट, सीधा y डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x नीचे रहेगा। चलिए सॉल्व कीजिए, x टू द पावर क्या है डी बाई डी एक्स, ये क्या है x टू द पावर 3, तो किसके फॉर्मूला पे लागू हो गया, x टू द पावर n पे, तो n पे माथा में क्या पावर है 3, तो सीधा देखिए एक ट्रिक बताते हैं, y बराबर अगर x टू द पावर n है तो क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, सिंपल, माथा में इसका पावर n है, मतलब माथा में समझिए कि कोई टोपी पहना हुआ है, कोई क्या पहना हुआ है, टोपी, आए कोई दोस्त है उसका टोपी को मारा एक झटक, तो टोपी गिर के कहाँ चला गया, उसके नीचे बगल में गिर गया। अब वो आदमी बेचारा खड़ा रहा, समझिए x एक आदमी है, सपोज x एक आदमी है, मैं याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, बस मेरा अपना ये इस कहानी है। सपोज x एक आदमी है, आदमी के माथे में टोपी है, उसको एक झाप मारा कोई, उसकी टोपी गिर के बगल में आ गई। अब क्या होगी, वो उठा के टोपी पहनेगा ना, छोड़ तो नहीं देगा टोपी, तो उठा के पहना, टोपी पहले गिर गई, अब उठा के पहना, तो टोपी पहना तो उस टोपी में गंदे लग गए, तो उसकी वैल्यू कुछ घट गई ना, वैल्यू घट गई, अरे अब तो तुम्हारे टोपी तो गंदे हो गए, क्या वैल्यू रहा, तो उसमें -1 कर देंगे, तो वैल्यू घट गई। तो सीधा सी बात देखिए, तो x टू द पावर 3, इसको मारिए एक झाप खींच के बगल से, इसके माथे में टोपी है, बगल में गिर गए, वो आदमी खड़ा रहा, तो टोपी की वैल्यू घट गई 3 - 1, तो कितने आ गए 3x² आंसर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, y बराबर 1/x, सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए फटाक से, इसको मिटा दें, गुड, नोट डाउन हो गया। चलिए y बराबर 1/x, इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू x को ऊपर ले जाना है, तो x के पावर 1 है, इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया -1। अब इसको भी वही कंसेप्ट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तुरंत ऊपर में माथे में इसका टोपी है, मारिए एक झाप, बगल में चला गया बेचारा गिर गया, x हुआ, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी ना,
घट जाएगी, -1 है तो फिर भी क्या हुआ, फिर भी -1 ही करेंगे। यहाँ भूल से भी घट जाएगी, जगह +1 नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा। तो कितने हो गए, -1 x पावर -2, तो -1/x², तो dy/dx कितने निकल गए, 1/x के -1/x²। इज दैट क्लियर? बन जाएगा सबसे। एक और देते हैं, 3rd नंबर एग्जाम्पल। काफ़ी एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल है, बस आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर √x का, जल्दी बनाइए। डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए क्या करेंगे, पहले y बराबर √x को तोड़ देंगे, तो x से पावर क्या लिखेंगे, इसका हाफ। अब चलिए dy/dx करते हैं। माथा पे इसका टोपी हाफ है, हाफ को मारिए बगल में, चला गया बेचारा, नीचे गिर गया। अब हाफ को क्या क्या इसका वैल्यू घटा दीजिए, घट गया, कितने हो गए, हाफ x⁻1 - 2/2 कितना हो गया, हाफ × x⁻⁻1। इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो गया, हाफ 1/x⁻1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इसको क्या लिख देंगे, 1/2 1/x⁻1 को √x लिख सकते हैं फिर से, ठीक है। तो क्या आ गया, 1/2 √x। अगर y बराबर √x हो तो इसके डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएंगे, dy/dx 1/2 √x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर समझ में अच्छे से आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बॉक्स पे। तो आई थिंक और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि एक इक्वेशन वाला कर लेते हैं, एक इक्वेशन वाला करके फिर वीडियोस को कंप्लीट स्टॉप करते हैं। समझ में आइए, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्लास में रूल्स पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन के, चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। मैं कोई रूल्स नहीं बताऊंगा, मैं बस ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। मुझे रूल्स याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। रूल्स लोग याद करते हैं, देखिए अभी फार्मूला भी मैंने याद करने वाला तरीका नहीं बताया आपको, कंसेप्ट बताया। सीधा माथे में टोपी मारो, जब बगल में गिरा टोपी की वैल्यू घट गई। कैप जो पहनते हैं ना माथे में, देखिए क्वेश्चन आइए, जैसे सपोज एट y बराबर दिया हो x² x³ ले लेते हैं, पहले स्टार्टिंग x³ से करते हैं, x³ + 2x + 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगर यहाँ पे y, अच्छा पहले डिफ्रेंशिएशन ही पढ़ लेते हैं। बोलेगा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x यानी y डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम क्या निकालेंगे, dy/dx। चलिए बताइए, माथे में टोपी है, बगल में आया आदमी खड़ा रहा, इस टोपी की वैल्यू घट गई, 3 घटाओ 1 2 लिख दे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए। x से पावर कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 2, इसके माथे में टोपी है, बगल में आ गई x, इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई, ठीक। यहाँ कुछ नहीं है, डेट मीन्स x की पावर 0 है स्टूडेंट्स, समझिएगा, कुछ नहीं है, डेट मीन्स x की पावर 0 है। अब देखिए कांस्टेंट की क्यों वैल्यू 0 होती है, अभी हम पहले बताया था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0, तो इसको ही समझते हैं ऐसे। कुछ नहीं, डेट मीन्स x की पावर 0, तो इसके माथे में टोपी क्या होगी, 0, एक झाप, एक बार ऐसे करके मारे, बगल में गिर गया, x की पावर 0 - 1। अब सॉल्व कीजिए, तो 3x² + x2, x पे पावर 1 - 1, तो x से पावर कितने हो गए स्टूडेंट, 0, और 3 × 0 क्या आ गया, 0 बराबर 3x²। किसी भी संख्या की पावर ऊपर 0 हो माथा पे, देखिए 0 एक ऐसा क्वांटिटी है ना, जो किसी से माथे में चढ़ जाए ना तो उसको क्या बना देता है, 1 टॉप, और किसी के बगल में चला जाए ना तो उसको क्या बना देता है, 0, मतलब ऊपर से नीचे ले आता है 0। इसलिए 0 से बच के रहना है, 0 को कभी बगल में नहीं आना देना, हमेशा माथा में चढ़ा के रखना है। बहुत इज्जत खोजता है ना 0, इसको बहुत रिस्पेक्ट देना है, हमेशा सर पे रखना, चढ़ा के, सर पे चढ़ा के रखिएगा तो आप भी टॉप 1 में बन के रहिएगा। तो किसी भी संख्या के माथा में 0 रहेगा, ऊपर 0 रहेगा, तो उस संख्या की वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। तो 3x² + 2 आंसर, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आज के क्लास यहीं ऑफर करते हैं, और स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, ओके स्टूडेंट्स। और कमेंट ज़रूर करेंगे कि कैसा लगा वीडियोस, कैसा लगा आप लोग को आज का पहला क्लास मैथमेटिकल फिजिक्स का, क्योंकि आप लोग को फिजिक्स में मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं मैथमेटिक्स आपको पूरा बेसिक से लेके जाऊंगा, जितना फिजिक्स में ज़रूरत है। मैं एडवांस लेवल की नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं तो कुछ एडवांस कर ही दिया, इसमें भी तो कंसेप्ट जो दिए हैं वो अच्छे लेवल का दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ट्राई कीजिए पढ़ने का, और नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में। नोट्स किसी को चाहिए तो मैसेज करेंगे मुझे, कमेंट में नोट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। बट फिलहाल अभी इतना सीखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम के साथ मिलता हूँ, वीडियोज़ नंबर 2 पे, वीडियो नंबर 3 पे। 1 हो गया सिलेबस, सेकेंड ये हुआ, 3rd पे मिलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।